पूछूंगा आपसे कि साइकोलॉजी जो स्टूडेंट कर रहे हैं यूजी या पीजी या डिप्लोमा, नफ्सियाती जो है, खास करके डॉक्टर वसीम साहब बता रहे थे हर मरीज के लिए अलग अलग जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, कोई जनरल ट्रीटमेंट बोल के नहीं है कि सब पे एक ही दवा थोप दिया जाए, मतलब पर्सन स्पेसिफिक है, केस स्पेसिफिक है। तो नफ्सियाती आजकल मेंटल इश्यूज भी काफी होते जा रहे हैं पैंडेमिक की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, मॉडर्न लाइफ स्टाइल की वजह से। तो यूजी पीजी और डिप्लोमा जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए फ्यूचर क्या है यूनानी आयुर्वेदा या आयुष में, साइकोलॉजी से जो स्टूडेंट्स हैं, जरा वाज़ह करेंगे इस पे। ये बहुत कहना चाहिए कि अभी वो अनसर्ड सेक्शन है और साइकोलॉजी में अभी खास हमारा दखल नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में कुछ हो सकता है कि उसका भी कुछ इंटीग्रेशन हो, जिस तरह की केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी और फार्माकोलॉजी को हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है अपने यहाँ रिसर्च ऑफिसर की इसी स्ट्रीम में पोस्ट निकाली गई हैं, काफी सारे लोग काम भी कर रहे हैं और उसमें SRF भी आते हैं हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है, बल्कि न्यू कमर्स को भी वेलकम किया जाता है, जो PhD करके फ्रेश आ रहे होते हैं उनको भी हमारे यहाँ SRF या RA रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट पर रखा जाता है। बट साइकोलॉजी वाला जो आपका क्वेश्चन है वो उसमें हम अभी अनएड्रेस्ड हैं और उसके लिए हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ आयुष कोशिश करे और उसको भी इसमें शामिल करें। फिलहाल ऐसा कुछ इंटीग्रेशन नहीं है। डॉक्टर अफरोज, आप पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं? मुझे भी कुछ स्टीरियोटाइप्स पे मुझे एक सवाल है कि मैं वो जानना चाहता हूँ, इनफैक्ट सवाल नहीं है। वसीम भाई आप और उसामा साहब भी हैं यहाँ पे। तो एक चीज ये होती है कि जदीदियत का दौर है और इनफैक्ट माबाद जदीदियत का दौर चल रहा है, एक पोस्ट मॉडर्न फेज में है, वहाँ परसेप्शन मैटर करता है। और परसेप्शन ये होता है कि जैसे ही हम यूनानी की बात करते हैं और चाहे आयुर्वेद की बात करते हैं, तो हमारे जहन में जो तस्वुर आता है डॉक्टर का, वो लगता है कि दाढ़ी वाला होगा और बड़ा जैसे होता है जैसे कि डिसिप्लिन के साथ साथ इसके डॉक्टर्स भी बूढ़े दिखते हैं। तो एक परसेप्शन ये लगता है कि ये क्या इलाज करेगा। तो हम एक मॉडर्निटी को हम कैसे इंट्रोड्यूस करें डिसिप्लिन में, जैसे लगे कि सूट बूट वाला है, अच्छी क्लिनिक वाला है, और हम वो जो मरीज है उसको एक साइकोलॉजिकल मोटिवेशन होता है कि दिस लुक्स अ फाइन क्लिनिक और बहुत ही अच्छा। तो परसेप्शन और स्टीरियोटाइप को ओवरकम करके डिसिप्लिन को रिलेवेंसी की तरफ मोड़ा जा सकता है। आपका क्या मानना है? जी अफरोज भाई, ये सही है, लेकिन अभी बहुत कम ऐसा है। वो जो पुराने हकीम हैं जो अपने तौर तरीके पर आ रहे हैं, वही लोग ऐसे हैं। बाकी भी जो नई जनरेशन है, नए जो क्वालिफाई हो रहे हैं, वो सब पूरे मॉडर्न ही हैं और नए अंदाज में हैं। और वो जब अभी क्लिनिक और बहुत सारे सेंटर भी अभी खुलना यूनानी के शुरू हो गए हैं, तो वो सेंटर भी बड़े साफ सुथरे और एयर कंडीशन और बिल्कुल मॉडर्न अच्छे हॉस्पिटल के तरीके पर खुलना शुरू हो गया है। और अभी ये लोग यूनानी, जैसे कि दिल्ली में और मुंबई में अल हकीम यूनानी सेंटर है, वो भी अपनी तमाम मॉडर्न चीज़ों को अपना के रखा है। उसमें ऑनलाइन कंसल्टेशन, वेबसाइट और रिकॉर्ड मेंटेनेंस और खुद साफ सुथरे बहुत सारी चीज़ें, तो बिल्कुल मॉडर्न अंदाज में यूनानी आना शुरू हो गया है। वो पुराने जो लोग थे वही अभी ऐसे हैं जो पुराने तौर तरीके पर हैं। तो आई थिंक और अच्छा, दूसरी एक चीज़ है कि जो स्टूडेंट आ रहे हैं, आमतौर पे उनकी वही स्टूडेंट आ रहे हैं जिनकी पहली चॉइस MBBS होती है, लेकिन किसी वजह से रैंकिंग में नहीं आ पाते हैं, तो वो नीचे आते आते BUMS करते हैं। कुछ ही लोग हैं जो 100 में 10-5 लोग हैं जो ओरिएंटल साइड से आते हैं, नहीं तो सब साइंस बैकग्राउंड के और MBBS का टारगेट लेकर के ही आते हैं। तो अभी बहुत कुछ मॉडर्न हो चुका है। और जो नई कंपनियां आ रही हैं दवाओं की पैकिंग वगैरह, वो भी अभी देखे कंपटीशन चल रहा है। हिमालय वगैरह जो दवाएं हैं, कितना मॉडर्न उन्होंने अपनी पैकिंग कर लिया है। तो डे बाय डे चीजें होती जा रही हैं बहुत तेजी से, बहुत तेजी। नहीं, मेरा परसेप्शन तो उसी दिन बदला जिस दिन मैंने आपको देखा। मैंने कहा कि इसमें स्मार्ट लोग भी होते हैं। अच्छा, ये डॉक्टर ये उसामा साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा से एक क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आए हैं। एक स्टूडेंट है वहां से, तो उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे। तो एक क्वेश्चन मैं डॉक्टर वसीम से पूछूंगा बाद में, पहले आपसे एक क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन बॉक्स में ये है कि ये यूनानी मेडिसिन के लिए कुछ क्या, मतलब कि कुछ वेबसाइट है या ऑनलाइन कुछ है, मतलब कि जिसपे मतलब कि पूरी चीज जानकारी मिल जाए, या फिर मतलब कि ऐसा कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन अवेलेबल है मेंटल हेल्थ के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए,
एज पर यूनानी आयुर्वेदिक सिस्टम, कहीं पे जाके हम एक जगह बैठ के आज डिजिटल जाके देख सकते हैं और अपना खुद मतलब कि नफ्सियाती हो या किसी चीज की इलाज हो उसको कर सकते हैं क्या? कुछ सॉल्यूशंस है अवेलेबल? जी शाहनवाज साहब, इस सिलसिले में 2 वेबसाइट्स हैं। एक तो है www.ayush.gov.in, www.ayush.gov.in, और दूसरी वेबसाइट है www.ccrum.res.in, www.ccrum.res.in। ये 2 वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर जाकर के हम काफ़ी कुछ मटेरियल हासिल कर सकते हैं, और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी अगर हमारे पास जो हमारी काउंसिल से पब्लिकेशंस हुई हैं या कुछ जो पीरियोडिकल्स निकलते हैं, जर्नल्स निकलते हैं, उनमें भी बहुत सारे मज़ामीन होते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जो अमराज नफसानी या साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। अभी एक जर्नल निकलता है एक्टा साइंटिफिक रिसर्च, हैदराबाद से ही गालिबन निकलता है वो, एक्टा साइंटिफिक हेल्थ के नाम से। उसमें एक आर्टिकल छपा है मेंटल हेल्थ इन यूनानी मेडिसिन, बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है, और उसमें ज़माना कदीम के यूनानी जो थॉट प्रोसेस होते थे, जो पर्सपेक्टिव्स होते थे, जो उनके ख्यालात होते थे, उन सबको उसमें रखा गया है, और साथ में जो मॉडर्न रिसर्चेज हैं उनके ऊपर जो एविडेंस बेस्ड रिसर्चेज हैं उनको भी उसमें शामिल किया गया है। तो मेंटल हेल्थ इन यूनानी मेडिसिन, ये एक्टा साइंटिफिक हेल्थ एक जर्नल है, उसके अंदर अभी रिसेंटली पिछले महीने शाये हुआ है, उसमें देखा जा सकता है। सेंट्रल काउंसिल ने कुछ किताबें भी शाये की हैं, उसमें कुछ अबवाब हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं, उनको सेंट्रल जो मैंने अभी CCRUM की वेबसाइट दी है उसमें जाके पब्लिकेशन में वो तलाश किया जा सकता है, वहां पर वो उनको हासिल हो सकता है। बहुत ही अच्छा उसामा साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप जरा टाइप कर दे जो जो आपने साइट्स बताएं। मैं डॉक्टर वसीम साहब से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तब तक अगर आपसे मतलब की रिक्वेस्ट है कि आप जो जो साइट्स आप समझते हैं कि अच्छे हैं एक आम इंसान को जानने के लिए या करियर के लिए जानने के लिए, तो चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे तो काफी लोगों को फायदा हो जाएगा, वो जो बाद में भी देखेंगे। डॉक्टर वसीम साहब, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत अहम क्वेश्चन है। आज पैंडेमिक के जमाने में, वबा के जमाने में, लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी जिसकी कमजोर है वो बहुत हद तक मतलब कि मॉर्बिडिटी के तरफ ही जा रहे हैं या फिर कम चांसेस रहते हैं उनके सर्वाइवल के। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाया जाए? आम इंसान इम्यूनिटी का तजुर्बा कैसे जाने कि वो अच्छा इम्यूनिटी से है या नहीं है? इम्यूनिटी क्या चीज है? इसको कैसे अच्छा किया जाए जिससे वबा या बाकी बीमारियों से हम बच सके? मतलब कि सिंपल स्टेप्स चाहिए आम मर्रे की जिंदगी में, या फिर आम लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें, उससे रहते हुए रादर देन थ्योरेटिकल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक आम इंसान के लिए बताइए इम्यूनिटी क्या है, क्या क्या करें जिससे इम्यूनिटी हमारी बढ़े, जिससे मतलब कि हमारी लॉन्जेविटी भी बढ़े। डॉक्टर वसीम। यूनानी थ्योरी के मुताबिक, यूनानी नजरिए के मुताबिक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अभी मैंने जिसका जिक्र किया तो कहते हैं यूनानी में अस्बाब जरूरिया, यही चीजें हैं जो सबसे ज्यादा अहम है। उसमें आप समझिए कि जो दिन भर का शेड्यूल होता है, जो पूरा डिसिप्लिन होता है, उसको मेंटेन करना, जैसे कि अच्छी नींद, जगने के टाइम पे जगना, फिर हल्की एक्सरसाइज, और खुश रहना, टेंशन में ना रहना, और खाना, डाइट आपकी बैलेंस होना चाहिए, पानी साफ सुथरा अच्छा होना चाहिए, जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो हवा बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये तमाम जनरल चीजें हैं जो हमारी रूटीन लाइफ में हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। धूप लगना, ये सारी जरूरी चीजें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं जनरल। आजकल जो इम्यूनिटी का लफ्ज इस्तेमाल होता है वो वबा के अगेंस्ट और कोरोना के अगेंस्ट इस्तेमाल होता है कि इम्यूनिटी का मतलब इस्तेमाल कह सकता है। यूनानी नजरिए के मुताबिक ये 6 बातें किसी भी वबा से बचने के लिए जरूरी हैं, नंबर 1। इसके अलावा वबा का नेचर और वबा का बीमारी, वबा की सिम्टम्स को देख करके कुछ चीजें स्पेसिफिक भी हो जाती हैं। जरूरी नहीं कि हर वबा में वो चीजें रहें, तो इन्हीं को देख करके, इस वबा के नेचर को देख करके, इनके सिम्टम्स को देख करके
बहुत सारी चीजें आयुष गवर्नमेंट ने भी इम्यूनिटी के लिए, जो आजकल हम लोग हरदम सुनते हैं कि ये काढ़ा पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है, अदरक और दूध पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है, और अदरक और दूध, बहुत सारे फार्मूले हैं, सोशल मीडिया पर भी हैं और आयुष के साइट पर भी हैं। ये जो चीजें हैं ये स्पेसिफिक हैं। स्पेसिफिक मतलब यह है कि इन हालात को और इन सरकमस्टांसेस को देख करके बताई गई। गर्म पानी, ठंडी चीजों से बचना, हर जमाने में ठंडी चीजों से बचना जरूरी नहीं है, ये स्पेसिफिक, लेकिन जो अभी माहौल है वो माहौल को देखते हुए ये कहा गया है कि ये चीजें करने से इम्यूनिटी बढ़ेगी। और हम आपको बताएं कि इम्यूनिटी बेसिकली ये आम लोगों को समझने के लिए ये चीजें हैं, और जिसका सबसे अहम रोल हमारी डिसिप्लिन ऑफ द लाइफ ही में है। क्या खाना, क्या नहीं खाना, कब सोना, कब नहीं, ये बहुत सारी चीजें स्पेसिफिक है। जी हाँ डॉक्टर वसीम साहब, इससे भी रिलेटेड मैं और भी कुछ पूछूंगा, मतलब कि जो चीज एकदम आम जिंदगी में लोग पूछते हैं, हर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन या अल्टरनेटिव से, उसामा साहब आप भी सुनिएगा कि भाई किचन इज आवर सोर्स ऑफ हेल्थ। लोग कहते हैं कि किचन में ही बहुत सारे मतलब खजाना है हेल्थ के। तो आयुष मिनिस्ट्री ने किस किस खजाना को बताया है किचन से जो हम इलाज कर सकते हैं, खुद को या अच्छा हेल्दी रख सकते हैं, और मतलब कि ये लिटरेचर किचन के बारे में क्या कहता है, किचन में जो आइटम्स एक आम किचन में होता है उससे कैसे खुद को मतलब कि अच्छा रख सकते हैं। पहले डॉक्टर वसीम साहब, उसके बाद उसामा साहब। देखिए, CCRUM ने एक किताब भी शाये किया है जिसका नाम है होम रेमेडीज। उस बुक में तकरीबन इन चीजों को, इन पॉइंट्स को कवर किया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि किचन में यकीनन बहुत सारी चीजें ऐसी मौजूद होती हैं जिनसे बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। दालचीनी होती है, अदरक होती है, लौंग होती है, हल्दी होती है, और बहुत सारी चीजों। उसके लिए दो चीजों का जानना जरूरी है। एक तो ये कि जो चीजें किचन में होती है उनका एक्शन और इनका फंक्शन क्या है, वो गर्म है, ठंडी है, कैसे काम करती हैं, किन चीजों में काम करती है। ये आमतौर पे होम रेमेडीज बुक में या मिल जाता है कि हल्दी चोट में काम करती है, अदरक खांसी और सर्दी में काम करती है, इसी तरीके से। दूसरी चीज जानना जरूरी होता है, जो तकलीफें होती हैं आमतौर पे, पेट में दर्द हुआ, कभी सर्दी हुई, कभी खांसी, कभी सर का दर्द, उसको समझना, और उसको समझना और अपनी यानी अपने आप को समझना, अपनी थोड़ी सी बीमारी को समझना और किचन को समझ, ये तीनों चीजें जरूरी हैं। ये तीनों चीजों अगर समझ गए आप तो यकीनन बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट आपके किचन से हो सकता है। और बहुत ज्यादा नहीं, अभी आजकल तो बहुत आसान है इन चीजों को समझना कि किचन में जो चीजें अवेलेबल हैं उनका फंक्शन क्या है, और जो आपकी आम बीमारियां हैं उसका नेचर क्या है, उसके पैथोलॉजी क्या है, कौन सी चीज को कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये दो चीजें समझना जरूरी है। इसके बाद में किचन से बहुत इलाज हो सकता है। जी अकरम साहब। जी जी, एम आई ऑडिबल? हाँ आप बात कीजिए अकरम साहब, अब आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा था कि किचन के अंदर यकीनन बहुत ही जबरदस्त कुदरत के जो खजाने हैं वो मौजूद हैं, और ऐसी कीमती और ऐसी मुस्तमाल होने वाली, इस्तेमाल की जाने वाली अशिया मौजूद हैं जिनका हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। ज्यादा तफसील में ना जाएं, आप सिर्फ सिंपली देख लीजिए, आज के इस दौर में ही ले लीजिए कि जो अदरक की चाय है, अदरक की चाय अगर हम गर्म, एक तो ये कि गर्म बताया जाता है पीने के लिए, गर्म पानी पी, क्योंकि खुशूनत हलक या सोरनेस ऑफ थ्रोट होती है इसमें, पैंडेमिक जो आजकल फैला हुआ है इसकी हम बात अगर करें, या इसके अलावा भी, तो उसमें बहुत रिलीविंग एजेंट के तौर पर अदरक काम करती है। तो अदरक को, सिंपल अदरक है जो हर किचन में मौजूद होती है, उसको गर्म पानी में उबाल के चाय इस्तेमाल। इसके अलावा अगर कलश करने के बहुत से तरीके हैं, कुछ तो चबा के खा सकते हैं या कुछ उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लें, या उसका सबसे जो मुजर्रब तरीका जो हमारे जामिया हमदर्द, आपने नाम सुना होगा, जहाँ से हम और वसीम भाई जहाँ के प्रोडक्ट हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़े तबीब हुआ करते थे, हकीम जमील अहमद साहब, मरहूम हो गए, 25 साल तक वहाँ डीन रहे। उनके तजर्बात, उनके पास मुझे बैठने का शर्फ हासिल हुआ, कुछ तबाबत सीखने का, क्लिनिकल चीजें सीखने का। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर किसी शख्स का कोलेस्ट्रॉल 400 चल रहा है, जो 200 सवा 200 होना चाहिए, 400 चल रहा है, तो उसको आप कुछ मत कीजिए,
सिंपली 4-5 या 8-10 जवे ले लीजिए लहसुन के, उनको हल्का सा बारीक बारीक पीसेस कर दीजिए और उनको 1 लीटर पानी में उबाल दीजिए। जब वो पानी तकरीबन 750 ml रह जाए, यानी 250 ml उसका पानी उड़ जाए, तो उस पानी को छान करके एक फ्लास्क में जमा कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके एक दिन के अंदर अंदर वो घोल की भाप भी लेते रहे और पानी भी पीते रहे, वो जड़ में खत्म करते हैं। इसका उनका अपना तजर्बा था, उसको हम क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन बता रहे हैं। इसी तरह से जो बहुत सारी चीजें होती है, मिसाल के तौर पर किसी को हाइपर टेंशन है, तो हमारी किचन में मेथी भी मौजूद है और कलौंजी भी मौजूद है, उसका सफूफ बनाकर रख लें। 1-1 चम्मच रोज सुबह को उसका सेवन करें, उसको इस्तेमाल करें नहार मुंह। वो बेहतरीन चीज है आपके ब्लड प्रेशर का लेवल मेंटेन करने के लिए, हाइपरटेंशन को मेंटेन करने के लिए। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे मेंथा है, ये पेपरमिंट यानी पुदीना है। पुदीने का भी अगर आप इस्तेमाल करें, उसको बॉईल करके उसका अर्क निकाल के पिए, तो वो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी और बीपी को नॉर्मल करने के लिए भी बहुत उम्दा होता है। तो ये, और इसके अलावा जो वसीम साहब ने रेफरेंस दिया कि यूनानी कॉमन रेमेडीज के नाम से जो हमारी किताब है, वो CCREM का जो मैंने अभी तमाम पार्टिसिपेंट्स को लिंक भेजा है www.ccrem.res.in, उस पर वो चीज़ मौजूद है, वो किताब वहाँ से वो डाउनलोड भी की जा सकती है और उसको पढ़ने से अंदाजा होगा कि उसमें कितने जो कीमती अशिया हैं किचन में मौजूद, उनसे हम फायदा उठा सकते हैं और उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी की चाय आमतौर से लोग पीते हैं, वो भी हमारे किचन में मौजूद होती है, तो उसका भी बहुत जबरदस्त इफेक्ट बताया गया है। और आजकल आप देखिए आयुष ने जो एक वो निकाला है आयुष काढ़ा, उसके अंदर भी वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो कि हमारे किचन में मैक्सिमम मौजूद होती हैं। दालचीनी है, उसमें अदरक है, उसमें काली मिर्च है और उसमें इस तरह की दीगर चंद चीजें हैं जो आयुष काढ़े में है। वो काढ़ा तो इसके लिए बाकायदा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारी बहुत जबरदस्त चीज है। वो काढ़े के तमाम अज्जा 90% हमारे हर किचन में मौजूद होते हैं, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर अफरोज, कुछ आप पूछना चाहेंगे? आई एम फाइन, क्योंकि बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हैं जो अपने आप में क्लियर हो रही हैं मुझे, और आई एम हैप्पी विद दैट। अभी तो आज तो मेरा कोई सवाल नहीं है। अच्छा, मैं उसामा साहब से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा होगा 2-3 महीने में काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स आई हैं जो लोगों में मतलब कि जॉब क्रिएशन और एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत लोन्स के तहत मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दे रहे। तो एक मान लीजिए कि वो आदमी जो बिजनेस एबिलिटीज़ रखता हो, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत लोन लेना चाहता हो, लोन लेके वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बिजनेस करना चाहता हो, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे? एक आम आदमी आया है आपके पास, समझ लीजिए मैं ही हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई मैं गवर्नमेंट से लोन लेना चाहता हूँ, लोन लेके मैं इस आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बिजनेस करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो ये क्या आप बता पाएंगे? जी जियाद, एक मिनट रुको जियाद। सर एक इमरजेंसी है, मैं जरा जा रहा हूँ। वसीम रहमान साहब प्लीज कंटिन्यू करें, बच्चे की तबीयत खराब होगी। ठीक है डॉक्टर उसामा साहब, शुक्रिया आपका। हाँ वसीम, आप बताइए। कुछ स्कीमें, मुझे तो एग्जैक्ट स्कीम याद नहीं है, लेकिन अभी ये आयुष ने बहुत सारा काम शुरू किया है, जिसमें से एक स्कीम लाया है गवर्नमेंट की तरफ से आई है, क्लस्टर डेवलपमेंट, क्लस्टर जैसे कि प्लांटेशन का काम। तो बिजनेस चूंकि ये है इसमें, और बट आई थिंक मुझे जो जितना सुनने में आया है, मैंने देखा नहीं कहीं की, ये प्लांटेशन के लिए, हर्बल गार्डन के लिए और हर्बल मेडिसिन को पैदा करने के लिए, इनको उगाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम भी है और बजट भी है और गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी मिलता है। अच्छा, ये हम जानना चाहेंगे कि एक आम आदमी जो है अगर बीमार पड़ता है तो या तो हॉस्पिटल जाता है या घर में रहता है, बीच का कंसेप्ट नहीं है, तो क्या ये वेलनेस सेंटर क्या बीच का कंसेप्ट हो सकता है? ये बीच का रास्ता हो सकता है? हमें हॉस्पिटल नहीं जाना भैया, एडमिट नहीं होना ना, हमें घर में रहना है, बट एक इलाज हो जाए जहाँ पे जाके कुछ तजुर्बेकार लोग हो या फिर एक्सपीरियंस लोग, तो वहां से करा के सुबह जाए, 1 घंटे बाद आ जाए, इस तरह का क्या कंसेप्ट आ सकता है आयुष के तरफ से वेलनेस सेंटर के तहत? कैसा इनका प्रोग्रेस चल रहा है हिंदुस्तान में? वेलनेस सेंटर का काम शुरू हुआ है और वेलनेस सेंटर का कंसेप्ट बहुत अच्छा, लेकिन वेलनेस सेंटर भी जो रहेगा वो आयुष का वेलनेस सेंटर रहेगा, तो वहां पे आयुष सिस्टम की दवाएं मिलेंगी, उस मरीज को मिलेगी।
वहां पे एडमिट भी हो सकता है, सारी चीजें। जरूरत इस बात की है, जब तक कोई सेंटर बाज़ाब्ता नहीं कायम होता है, जब तक जरूरत इस बात भी है, और मैं सब लोगों को, जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी मैं अपनी तरफ से एक सीरियस मशवरा भी देना चाहूंगा कि किसी को भी कोई तकलीफ अगर होती है, कोई बीमारी होती है, तो वो एलोपैथिक इलाज तो शुरू करता है, करना भी चाहिए। साथ ही साथ शुरू से ही ट्रेडिशनल मेडिसिन में से किसी एक सिस्टम को चुन करके और उसका इलाज भी शुरू कर देना चाहिए। किसी एक ट्रेडिशनल सिस्टम का मतलब यह है कि अगर किसी को यूनानी पे ज्यादा बिलीव है तो यूनानी शुरू कर दे, किसी को आयुर्वेद पे ज्यादा बिलीव है तो आयुर्वेद शुरू कर दे, सिद्धा वाला सिद्धा शुरू कर दे, होम्योपैथिक वाला होम्योपैथिक शुरू कर दे, लेकिन जरूर शुरू कर दे। और वो अपने नियरेस्ट जो हकीम या डॉक्टर वेद जो भी हो, वो उससे राब्ता करके दवाएं लेकर के, अब उसके बाद में वो घर पे है या हॉस्पिटल में है या वेलनेस सेंटर पर है, लेकिन दोनों दवाएं मिल करके उसकी बीमारी की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। किसी एक ही सिस्टम पे पूरा डिपेंड रहना जब तक हमारा इंतजाम नहीं होता, जब तक हमें एज ए मरीज, एज ए पेशेंट, हमें किसी एक सिस्टम पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, साथ ही साथ दूसरे सिस्टम से पूरा फायदा उठाना चाहिए। हाँ डॉक्टर वसीम साहब, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आया है, ये टोटल क्वेश्चन जो है टोटल मेडिकल से रिलेटेड है, कुछ वर्ड अगर मैं सही से नहीं पढ़ पाऊँ तो आप समझ जाइएगा। एक क्वेश्चन है कि जिस तरह मालेगांव इम्यूनिटी जोशानदा बहुत फेमस हुआ है कोविड-19 पैंडेमिक में, ये आपको भी पता होगा, तो अगर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग में काकड़ा सांगी और कर्नूलय्यद ऐड किया जाए तो फायदा बढ़ सकता है कि नहीं? अगर हाँ तो इन दोनों का डोज क्या होगा? ये टोटल स्पेसिफिक क्वेश्चन है, एक डॉक्टर को से पूछा जा रहा है, मुझे इसमें कुछ भी इल्म हासिल नहीं है, अगर आप कुछ वाज़ा कर सके तो कीजिए इसमें। जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये मरीज का इलाज जो है वो डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी होना चाहिए। तो मैं पहले मालेगांव के आयुष काढ़ा पर थोड़ा सा बता दूं कि मालेगांव का आयुष काढ़ा 9 दवाओं का एक कॉम्बिनेशन है, और वो जो 9 दवाएं हैं उसके रिजल्ट यकीनन होंगे, क्योंकि 9 जड़ी बूटियां हैं, हर जड़ी बूटी का अपना एक बहुत कई फंक्शन होते हैं, एक एक जड़ी बूटी के कई फंक्शन होते हैं, और जब 9 जड़ी बूटी मिल जाएगी तो उसके फंक्शन बहुत सारे हो जाएंगे, तो यकीनन वो दवा लेने से बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ यह है, मालेगांव की जोशादे के रिलेशन में ही हम ये बात कहेंगे कि इन दवाओं को बांटना ये ज्यादा सही तरीका नहीं है। उसी जोशादे को किसी फिजिशियन या किसी डॉक्टर के मशवरे से लेना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर आप अपनी मर्जी से दवा लेते हैं तो आपको ये नहीं पता कि कितने दिन ये दवा लेना है और कब ये दवा लेना है, किस कंडीशन में ये दवा लेना है, किस मरीज को ये दवा लेना है, कोई दूसरी तकलीफ तो नहीं उसको शुरू हो जाएगी। अब रहेगी वो काकड़ा सिंगी, और वो जो है मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है कि वो इस बात की दवा है कि निज़ाम तनफ्फुस को स्ट्रॉन्ग करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है, और उसके ऐड होने से उसमें फायदा बढ़ना चाहिए। लेकिन दूसरी बात है कि हम और बता दें कि इस तरीके से यूनानी की और आयुर्वेद की खूबसूरती ये है कि एक दवा बहुत सारे मर्ज में काम आती है। मेरे सेंटेंस को, मेरे जुमले को गौर से सुनिए, एक दवा बहुत सारी बीमारियों में काम आ जाती है, और बहुत सारी दवाएं एक बीमारी में दी जाती हैं। दोनों बातें हैं यूनानी में कि बहुत सारी बीमारी में एक दवा बहुत सारी बीमारी में दी जाती है, और एक ही बीमारी में बहुत सारी दवाएं दी जाती हैं। इसलिए ये जो एडिशन है यकीनन ये फायदा कर सकता है, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि कोई सुन करके उस एडिशन को अपनी मर्जी से ना ले, किसी डॉक्टर, किसी हकीम के कंसल्टेशन के बाद ही उस दवा को ले। उसकी डोज मुझे याद नहीं है, लेकिन काकड़ा सिंगी के बारे में मुझे जो याद है कि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की दवा है, अच्छी दवा है। अच्छी दवाएं सभी हैं, तो मेरे ख्याल से सारी दवाएं अच्छी हैं जी। काफी मतलब सुलझा हुआ आंसर था। इनफैक्ट डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, जो भी आप वेबसाइट पे पढ़ते हैं या किसी चीज के जरिए आपको मालूमात हासिल होती तो जरूर इससे डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। यही मशवरा है कि एक्सपर्ट जो है ज्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि हर दवा जो है हर पर्सन पे कैसा अफेक्ट होता है ये डॉक्टर ही बता सकता है। जनरल कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, बट
ऐसी चीज है जिससे आपको स्पेसिफिक बीमारी हो, स्पेसिफिक तकलीफ हो, तो स्पेसिफिक सजेशन लेना बहुत जरूरी है, जनरल ना जाए। मेरे तरफ से यही गुजारिश है लोगों से। डॉक्टर अफरोज, आप कुछ इस पे और पूछना चाहेंगे इस सब्जेक्ट पे? नहीं, आप वसीम भाई, मैं ये चीजें मुझे मेरे जहन में भी थी काफी कि हम किस तरह से लोगों को सेंसिटाइज करें, जैसे स्टूडेंट्स हैं, ताकि एक फेवरेट डिसिप्लिन बने यूनानी स्टूडेंट्स के लिए। तो हम वो क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, या ऐसा क्या चीजें प्रोजेक्शंस पे लानी चाहिए जिसमें यूनानी एक फेवरेट डिसिप्लिन बने, जिसमें हम अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करें और उसमें हम अपने करियर को बनाना चाहें। तो देयर मस्ट बी सम मोटिवेशंस फॉर इट, जिसको पेरेंट्स को भी जानना चाहिए, लोगों को भी जानना चाहिए और स्टूडेंट्स को भी जानना चाहिए। जी, मेरे ख्याल से उसके लिए इस तरीके का जो लेक्चर या आज का जो डिस्कशन हुआ है, इसको और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, या अपने जहां कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में या जहां भी स्टूडेंट हैं उन पर कभी इस टॉपिक में एक अवेयरनेस के टाइप से किसी एक्सपर्ट्स का लेक्चर, स्पीच वगैरह कराना आई थिंक की जरूरी है। अवेयरनेस तो होना ही चाहिए, हर शख्स को, हर स्टूडेंट को अपने अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता तो होना ही चाहिए। सिर्फ वो चॉइस करने का उसको रहे कि उसमें से वो कौन सी फील्ड चुनना चाहेगा, लेकिन हर स्टूडेंट को पता रहना चाहिए इसकी जो स्कोप्स हैं। अच्छा डॉक्टर वसीम साहब, मैंने सुना है कि आपने एक वेबसाइट भी डिजाइन किया जिसमें यूनानी से रिलेटेड, आयुर्वेदिक से रिलेटेड पूरे हिस्ट्री और लिटरेचर और किताबें आप अपलोड कर रहे हो। उसके बारे में जरा इस मतलब मौजू पे आप बात करेंगे, इस एफर्ट पे, इससे क्या फायदा होना जाना है और आपका मिशन क्या है इसके लिए? और मैं चाहूंगा कि उस वेबसाइट का डिटेल्स पे लिख दें वसीम साहब, ताकि और लोग उस वेबसाइट को एक्सेस करें। जी ठीक है। एक्चुअल में एक यूनानी में जैसा कि सब कुछ मौजूद है लेकिन सब बिखरा हुआ है। यूनानी में सब कुछ मौजूद है, यानी कि लेकिन सब कुछ बिखरा हुआ है। आज भी मेरे ख्याल से यूनानी ट्रीटमेंट बहुत बड़े पैमाने पर पूरे इंडिया में लिया जाता है। और मैं हंसी भी आएगी और जोक भी है या जो भी है, ये कोरोना से रिलेटेड इस जमाने में 5, 6, 7 महीने के जमाने में हमने बहुत सारे लोगों को गाइड करने के लिए, बताने के लिए फोन किया, क्या हाल है, कोरोना का क्या हाल है। जवाब में क्या आता था? फार्मूला, मैं तो ये अदरक ले रहा हूँ, मैं ये फार्मूला ले रहा हूँ, मैं ये फार्मूला। हर शख्स के अपने फार्मूले हैं और इतने हैं वो कि अनगिनत। हर शख्स के, जिससे आप बात करिए, उसके अपने फार्मूले हैं। ये सब क्या है? ये सब बिखरा हुआ यूनानी नॉलेज है बेसिकली। सब इफेक्टिव है, किसी के बारे में आप उसको नकार नहीं सकते, बस वो एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम पे नहीं है। तो यूनानी का हर चीज अनऑर्गेनाइज था, अभी हर चीज आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइज हो रही है। उसमें हमसे कुछ लोग जुड़े हुए हैं और हम भी उन लोगों से जुड़े हुए, पूरी टीम है जो चीजों को ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले ट्रीटमेंट का भी बहुत अच्छा सेंटर इंडिया में प्राइवेट में अवेलेबल नहीं है, कि जहाँ पे ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के जरिए और इसके जरिए से अपॉइंटमेंट के जरिए अपना ट्रीटमेंट। तो अल हकीम यूनानी मेडिकेयर सेंटर इस मकसद के लिए शुरू किया गया कि जहाँ पे डाटा रिकॉर्ड भी हो और अंग्रेजी में कोई क्वेश्चन करे तो उसका भी जवाब मिले, इन्वेस्टिगेशन वगैरह दिखाए। जैसे कि दिल्ली और मुंबई में एक पूरी टीम है, उन लोगों ने इसको शुरू किया। फिर ये जरूरत पड़ी कि किताबें कहाँ हैं, यूनानी लिटरेचर को, डॉक्टर्स को पढ़ने के लिए किताबें कहाँ हैं। वो किताबें भी बिखरी हुई हैं, कुछ दिल्ली में, कुछ कलकत्ता में, कुछ हैदराबाद में, कुछ कहीं है। CCRUM ने भी एक बड़ी कोशिश किया है कि यूनानी लिटरेचर को जमा करने का काम किया है। तकरीबन 17,000 बुक्स, तकरीबन 17,000 बुक अब तक कलेक्ट कर लिया है CCRUM ने, और उनके वेबसाइट पर वो चीजें अवेलेबल हैं। उसी में से प्राइवेट लेवल पर एक कोशिश है, अल हकीम यूनानी मेडिकेयर सेंटर है, जो उसने यूनानी पीडिया के नाम से एक वेबसाइट किया है। उसका भी एक मकसद है कि तमाम यूनानी किताबों को जितनी स्टडी के लिए जरूरत होती है, हर जबान की, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबी, उन सबको एक वेबसाइट पे जमा कर दिया जाए ताकि किसी शख्स के लिए स्टडी करना यूनानी का आसान हो जाए। तो ऐसा आप समझिए कि बिखरे हुए यूनानी सिस्टम को कई तरह से मुनज़्ज़म किया जा रहा है। तो उस वेबसाइट का नाम है unanipedia.org.in। मैं लिख दूंगा चैट बॉक्स पे, तो